नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी डायरी। एक ऐसी ऐतिहासिक डायरी जिसमें एक महान क्रांतिकारी के विचार, संघर्ष, अध्ययन, सपने और देश के प्रति उनके समर्पण की गहरी झलक मिलती है। इसके पहले के 2 वीडियो में हमने किताब का परिचय और शहीद भगत सिंह द्वारा लिखे कुछ पात्रों की बात की है। अब उनके द्वारा लिखी गई डायरी की बात करेंगे। ये डायरी अंग्रेजी में लिखी गई है, इसको हम हिंदी में आसान करके पढ़ेंगे और मैं इस डायरी में भगत सिंह के द्वारा लिखे हुए डायरी का ओरिजिनल पेज भी लगा दूंगा। तो आइए इतिहास के उन्हीं पन्नों की ओर चलते हैं और सुनते हैं भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी डायरी। चलिए शुरू करते हैं। नोट: जैसे हो हम डायरी खोलते हैं, पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा है भगत सिंह के लिए 404 पृष्ठ। नीचे एक हस्ताक्षर है और उस पर 12 सितंबर 1929 की तिथि दी गई है। स्पष्ट है कि ये प्रविष्टि जेल अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को कॉपी देते समय की गई थी। इसके नीचे भगत सिंह के 2 पूरे और 2 लघु हस्ताक्षर हैं। पृष्ठ के ऊपरी दाएं किनारे पर भी अंग्रेजी में भगत सिंह का नाम लिखा है। पेज 2 खाली, हस्ताक्षर अस्पष्ट। जेल अधिकारी 12 सितंबर 1929। पेज 4 खाली, भूमि का माप जर्मन 20 हेक्टेयर 50 एकड़ अर्थात 1 हेक्टेयर 2 एकड़। गरीबी से आजादी, संपत्ति की आजादी। जहां तक छोटे पूंजीपतियों और किसान संपत्ति मालिकानों का सवाल है, संपत्ति से आजादी बन गई। शादी खुद, पहले की तरह कानूनन मंजूर वेश्यावृत्ति का सरकारी चौंगा बना रहा। सिस्म साइंटिफिक एंड यूटोपियन, मानसिक बंधन। किसी शाश्वत शक्ति ने वो मानव समाज बनाया जो आज हमारे सामने है और श्रेष्ठ लोगों तथा अधिकारी को निम्न वर्गों पर ईश्वरीय इच्छा से थोपा गया है। उपदेश मंचों, सभा मंचों तथा अखबारों द्वारा कही जाने वाली इसी बात ने लोगों के दिमाग को सम्मोहित किया है और यही शोषण के सबसे मजबूत स्तंभों में एक स्तंभ बन गया है। परिवार की उत्पत्ति में अनुवादक की प्रस्तावना। परिवार की उत्पत्ति। लेखक एंगेल्स। मॉर्गन ने आदिम समाज के इतिहास में सुसंगत व्यवस्था लाने की सबसे पहली कोशिश की। वो इसे 3 मुख्य युगों, ईपॉक्स में विभाजित करता है। 1. असभ्यता, सैवेजरी। 2. बर्बरता, बारबेरियनिज्म और 3. सभ्यता, सिविलाइजेशन। 2. असभ्यता का 3 अवस्थाओं में उपविभाजन किया गया। 1. निम्न, 2. मध्य, 3. उच्च। 1. असभ्यता की निम्न अवस्था। मानव जाति का शिशुकाल, वृक्षों में निवास। 2. फलों, काष्ठ फलो एवं कंदमूल का भोजन। 3. इस कालावधि की मुख्य उपलब्धि स्पष्ट उच्चारण वाली भाषा का विकास है। 2. मध्य अवस्था। 1. आग की खोज। 2. मछली का भोजन के रूप में उपयोग। 3. शिकार के लिए पत्थर के हथियारों का निर्माण। 4. नरभक्षण अस्तित्व में आया। 3. उच्च अवस्था। 1. तीर और कमान, मिट्टी के बर्तन नहीं। 2. गांव में बसाहट। 3. भवन निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग। 4. कपड़ों की बुनाई। असभ्यता की अवस्था में तीर और कमान का वही उपयोग था जो बर्बरता की अवस्था में तलवार का और सभ्य अवस्था में आग्नेय अस्त्रों का। ये श्रेष्ठता सिद्ध करने वाले हथियार बन गए। 2. बर्बरता। 1. निम्न अवस्था। 1. मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ। पहले काष्ठ के बर्तनों पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी। बाद में मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। 2. मानवीय नस्लों का 2 स्पष्ट श्रेणियों में विभाजन। 1. पूर्वी, जो पशुपालन करते थे और जिनके पास अनाज था। 2. पश्चिमी, जिनके पास सिर्फ अन्न था। 2. मध्य अवस्था। 1. पश्चिमी गोलार्ध अर्थात अमेरिका में वे खाद्यान्न के पौधे उगाते थे, कृषि सिंचाई और भवन निर्माण के लिए ईंटें पकाते थे। पूर्वी,
वे दूध और मांस के लिए पशु रखते थे। वहां इस अवस्था में कृषि की शुरुआत नहीं हुई। 3 उच्च अवस्था। लौह अयस्क को पिघलाना, लिपि का आविष्कार तथा अभिलेखों के लेखन के लिए इसका प्रयोग। इस अवस्था में खूब आविष्कार हुए। ये काल यूनानी नायकों का था। बड़े पैमाने पर अन्न उपजाने के लिए लोहे के हल को जानवरों से खींचा जाने लगा। वनों को काटकर खेती, लोहे की कुल्हाड़ी तथा फावड़े का उपयोग। बड़ी उपलब्धियां: 1. लोहे के उन्नत औजार। 2. धौंकनी। 3. हाथ चक्की। 4. कुम्हार का चाक। 5. तेल और मदिरा तैयार करना। 6. धातुओं को आकार देना। 7. चौपहिया गाड़ी और रथ। 8. पानी के जहाज का निर्माण। 9. कलाकृतिपूर्ण वास्तु। 10. नगर और दुर्ग निर्माण। 11. होमर युगारंभ और संपूर्ण माइथोलॉजी। इन उपलब्धियों के साथ यूनानियों ने तीसरी अवस्था सभ्यता में प्रवेश किया। सार संक्षेप: 1. असभ्यता, वो समय जब तैयार प्राकृतिक उत्पादों को मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता था। मानव ने अपनी बुद्धि से इन्हें प्राप्त करने में सहायक औजारों का निर्माण किया। 2. बर्बरता, पशुपालन, कृषि और मानव के द्वारा प्रकृति की उत्पादकता में वृद्धि के नए तरीकों को जानने का समय। 3. सभ्यता, प्राकृतिक उत्पादों के अधिक व्यापक उपयोग, विनिर्माण और कलाओं को सीखने का समय। मानव विकास की इन 3 प्रमुख अवस्थाओं के अनुरूप परिवार के 3 मुख्य रूप रहे। 1. असभ्यता की अवस्था में सामूहिक विवाह। 2. बर्बर अवस्था में युगल परिवार। 3. सभ्य अवस्था में एक विवाह। इसमें व्यभिचार और वेश्यावृत्ति भी होने लगी। युगल परिवार और एक विवाह के बीच बर्बरता की उच्च अवस्था में महिला दासियों पर पुरुषों की सत्ता तथा बहुविवाह भी होते रहे। विवाह के दोष: 10 में से 9 मामलों में, विशेषकर लंबे समय तक साथ रहने से, ये व्यभिचार की परिपूर्ण प्रशिक्षण शाला बन जाता है। पृष्ठ 91। सामाजिक क्रांति और विवाह संस्था। अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें एक विवाह की पुरानी आर्थिक बुनियादें इसकी पूरक वेश्यावृत्ति की तरह ही विलुप्त हो जाएंगी। एक विवाह की शुरुआत काफी धन संपत्ति के एक ही हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में जाने तथा उस व्यक्ति द्वारा ये संपत्ति अपनी ही संतानों को देने के कारण हुई। इससे स्त्री के लिए एक विवाह आवश्यक हो गया, लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा महिलाओं के इस एक्ति विवाह से पुरुषों के खुले अथवा गुप्त बहुपत्नी विवाह पर किसी भी तरह रोक नहीं लगी। अब आने वाली सामाजिक क्रांति से विरासत का पूरा मसला ही बदल जाएगा, क्योंकि स्थायी और विरासत में दी जाने वाली धन संपदा उत्पादन का साधन सामाजिक संपत्ति बन जाएगा। चूंकि एक्ति विवाह का कारण आर्थिक स्थितियां थी, अतः क्या इसके कारण समाप्त हो जाने पर यह विलुप्त हो जाएगा? पृष्ठ 11। मेरे महबूब, तू आकर ये मेरा जाम तो भर दे, जो मुझे माजी और कल के दोखों से परे कर दे। एक कल का ही दिवस क्यों कल होंगे, मेरे साथ हजारों बीते हुए साल। गमोन दर्दों अलम पर दे, शुक्ल मिनोशी का सामा हो, बियाबा की बहार लौय जज्बात हो, हेजान में मैदा का गुबार दिलसबा जीन तहलू हो। कोई जाम बदस्त तय सुल्तीनी भी इस ऐश पे कर दूं मैं निसार। उमर खयाम। राज्य में जोरज बरदस्ती करने की राजकीय शक्ति होती है, जो इसके सदस्यों के संपूर्ण समूह से पृथक होती है। एंगेल्स। पृष्ठ 116। नोट: एंगेल्स की रचना परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य सत्ता की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति: जनजातियों के बीच पुराने झगड़ों का विकृत रूप, मवेशी, गुलामों तथा खजानों को हथियाने के लिए जमीन और समुद्र पर बाकायदा लूट। संक्षेप में, दौलत की सबसे ज्यादा तारीफ और इज्जत की जाती है, और दौलत की जबरदस्ती लूट को सही ठहराने के लिए सामान्य जन की पुरानी संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी संस्था जिसने ईमानदार लोगों की सामुदायिक परंपरा के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की नई हासिल संपत्ति को न केवल हथिया लिया, जिसने न केवल पूर्व में तिरस्कृत निजी संपत्ति को पवित्र घोषित कर दिया और इस पवित्र संपत्ति की रक्षा को
मानव समाज का सबसे बड़ा मकसद बना दिया, बल्कि जिसने क्रमिक रूप से बढ़ते तरीकों को समाज की सामान्य स्वीकृति से सही भी घोषित कर दिया। राज्य की उत्पत्ति, एक संस्था जिसने वर्गों के बीच नए रूप से बढ़ते विभाजनों को न केवल स्थायी स्वरूप दे दिया, बल्कि जिन वर्गों के पास दौलत है उन्हें दौलतहीन वर्गों के शोषण का अधिकार भी दे दिया, और ये संस्था मजबूत थी। राज्य की उत्पत्ति, पृष्ठ 129-130। अच्छी सरकार की परिभाषा। अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकती। हेनरी कैंपबेल बेनमैन। हम आश्वस्त हैं कि सरकार का सिर्फ एक रूप है जिसे कुछ भी नाम दिया जाए, लेकिन इसमें मूल नियंत्रण लोगों के हाथों में होता है। अर्ल ऑफ बाल्फोर। धर्म के विषय में मेरा अपना विचार ल्यूक्रेशियस है। मैं इसे भय से उत्पन्न बीमारी और मानव जाति के अकथनीय कष्टों की जड़ मानता हूं। बहरहाल, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इसने सभ्यता के विकास में कुछ योगदान किया है। इसने प्रारंभिक अवस्था में कैलेंडर निर्धारित करने में मदद की, और इसने मिस्र के पुरोहितों को ग्रहणों का वृत्तांत इतनी दक्षता से तैयार करने में मदद की कि एक समय वे इसका पूर्वानुमान करने में समर्थ हो गए। मैं इन दो सेवाओं को मान्य करने के लिए तैयार हूं। उसकी किसी अन्य सेवा के बारे में मुझे नहीं पता। बर्ट्रैंड रसेल। परोपकारी निरंकुशता। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ने ब्रिटिश सरकार को एक परोपकारी निरंकुशता कहा, और ब्रिटिश लेबर पार्टी के साम्राज्यवादी नेता रेमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार ये देश को परोपकारी निरंकुशता के साथ चलाने की हरचंद कोशिश करती है, जिसमें शासित लोगों को कुचला जाता है। वे हुक्म मानने वाली प्रजा बन जाते हैं, कार्य करने वाले नागरिक नहीं। उनका साहित्य, उनकी कला, उनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति खो जाती है। भारत सरकार। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रिटा माननीय एडविन एस मोन्टेग ने 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, भारत सरकार इतनी धूर्त, इतनी सख्त, इतनी गैरलचीली, इतनी पुरातन पंथी है कि ये आधुनिक उद्देश्यों को पूरा करने में उपयोगी हो ही नहीं सकती। भारत सरकार समर्थन के योग्य नहीं है। भारत में ब्रिटिश शासन। डॉक्टर रुदफोर्ड के शब्दों में, भारत में ब्रिटिश शासन जैसे चलाया जा रहा है वो दुनिया में सरकार की सबसे निकृष्ट और सबसे अनैतिक प्रणाली एक राष्ट्र द्वारा दूसरे का शोषण है। आजादी और अंग्रेज आजादी को स्वयं अपनी खातिर ही प्यार करते हैं। वे अन्याय की सभी कार्रवाइयों से घृणा करते हैं, सिवाय उनके जो वे स्वयं करते हैं। वे ऐसे आजादी प्रेमी लोग हैं कि कांगो में दखलंदाजी करते हैं और बेल्जियनों पर शर्म चिल्लाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनकी एडिया भारत की गर्दन पर है। एक आयरिश लेखक। नोट, जेक्स रेगजे मैकडोनाल्ड 1866 से 1937, ब्रिटिश राजनयिक और ब्रिटिश लेबर पार्टी का संस्थापक सदस्य। 1923 से 24 तथा 1929 से 35 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा। जन प्रतिशोध। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह सजा देने का विचार मनुष्यों में कैसे आया। वे उसे उन्हीं सरकारों से सीखते हैं जिसके अंतर्गत वे जी रहे होते हैं, बदले में वही सजा देते हैं जिसको भोगने के वे आदी हो चुके होते हैं। उसी तरह प्रतिशोध लेते हैं। शूल पर टंगे कटे हुए सिर कई वर्षों तक टेम्पल बार बने रहे। ये खौफनाक मंजर किसी भी तरह उस मंजर से अलग नहीं था जो पेरिस में हुआ था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने किया। शायद उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिंदा लोगों के लिए ये मायने रखता है। इससे या तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं या उनके दिल मजबूत हो जाते हैं। दोनों ही हालात में उन्हें ये सीख मिलती है कि जब उनके हाथ में ताकत आए तो सजा किस तरह दी जानी चाहिए। इसकी जड़ को काटिए और सरकारों को इंसानियत सिखाइए। उसकी ये खुरेद सजाए जो मानव जाति को कलंकित करती है। लोगों के सामने रखे गए ये बेदर्दी के मंजर उनकी कोमलता को नष्ट करते हैं अथवा उनमें प्रतिशोध की भावना जगाते हैं, और विवेक की बजाय आतंक के जरिए शासन करने का नीच और झूठा विचार उनके लिए नजीर बन जाता है। राइट्स ऑफ मैन, प्री 32, टी पेन। राजा और राजतंत्र।
राष्ट्र ने क्रांति लुई 16वें के खिलाफ नहीं, बल्कि शासन के निरंकुश सिद्धांतों के खिलाफ की थी। इन सिद्धांतों की उत्पत्ति उसने नहीं, बल्कि सदियों पहले मूल व्यवस्था में हुई थी। इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई कि उन्हें हटाना संभव नहीं था। परजीवी, वियों और लुटेरों के ऑडियंस टेबल इतने ज्यादा गंदे हो गए थे कि उन्हें सिर्फ पूर्ण क्रांति से ही साफ किया जा सकता था। जब कुछ करना आवश्यक हो जाता है तो इसमें पूरे मन और आत्मा को लगाया जाना चाहिए, या फिर उसे करना ही नहीं चाहिए। राजा और राजतंत्र विशिष्ट और अलग अलग चीजें थी, और ये क्रांति राजा के व्यक्तित्व और सिद्धांतों के विरुद्ध हुई थी। प्री 19 प्राकृतिक और नागरिक अधिकार मनुष्य समाज में इसलिए नहीं आया कि वो पहले से भी बदतर हो जाए, बल्कि इसलिए आया कि उसके अधिकार बेहतर तरीके से सुरक्षित हो जाए। उसके प्राकृतिक अधिकार उसके सभी नागरिक अधिकारों की बुनियाद है। प्राकृतिक अधिकार उसके अस्तित्व के अधिकार से संबंधित है, बौद्धिक, मानसिक आदि। नागरिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध मनुष्य के समाज का सदस्य होने से है। प्री 44 राजा का वेतन एक व्यक्ति के भरण पोषण के लिए किसी देश के सार्वजनिक टैक्सों में से 10 लाख स्टर्लिंग सालाना देने की बात करना अमानवीय है, जबकि हजारों लोग जो इसमें योगदान करने के लिए मजबूर किए जाते हैं, अभाव से त्रस्त और बदहाली से जूझ रहे हैं। सरकार जेलों और राजमहलों के बीच या कंगाली और शान शौकत के बीच किसी समझौते के रूप में नहीं होती। ये इसलिए नहीं गठित की जाती कि जरूरतमंद से उसकी दमड़ी भी लूट ली जाए और खस्ताहालों की दुर्दशा और बढ़ा दी जाए। प्री 204 मुझे आजादी दो या मौत। श्रीमान, इस बात के महत्व को कम करना फिजूल है। सरकार अमन अमन भले ही चिल्लाती हो, लेकिन अमन नहीं है। वास्तव में जंग शुरू हो चुकी है। उत्तर की ओर से आने वाली झंझा से हमारे कानों में हथियारों की टकराहट की तेज आवाज सुनाई देती है। हमारे भाई मैदाने जंग में हैं। हम यहाँ बेकार क्यों खड़े हैं? आखिर ये भले मानुष चाहते क्या है? उन्हें क्या मिलेगा? क्या जिंदगी इतनी प्यारी या अमन इतनी अच्छी चीज है कि जिसे जंजीरों तथा गुलामी की कीमत पर खरीदा जाए? हे परमात्मा, इसे रोको। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे आजादी दो या मौत। पैट्रिक हेनरी। श्रम का अधिकार। जो कोई भी कठिन श्रम से कोई चीज पैदा करता है, उसे ये बताने के लिए खुदा के किसी पैगाम की जरूरत नहीं कि पैदा की गई चीज पर उसी का अधिकार है। रॉबर्ट जी इंगरसोल। हम इसे भयानक मानते हैं कि लोगों के सिर कट जाए, लेकिन हमें उस मृत्यु के खौफ के बारे में नहीं बताया गया है जो गरीबी और अत्याचार द्वारा व्यापक आबादी पर थोप दी गई है। मार्क ट्वेन। अराजकतावादी। अराजकतावादियों तथा बगावत के उपदेशकों का भी प्रतिनिधित्व है। अगर पाठकों को कुछ चीजें उन्माद फैलाने वाली लगती है, तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इसके लिए आस्थावान संकलनकर्ता एंथोलॉजिस्ट को दोष नहीं देना चाहिए, और लेखक को भी नहीं। उसे खुद को दोष देना चाहिए, जिसने ऐसी परिस्थितियों को खामोश रहकर स्वीकारा जिनके चलते उसके देश समाज के लोग पागलपन और निराशा की चरम सीमा पर जा पहुंचे हैं। यूटोपियन सिंक्लेयर। प्रीफेस क्राई फॉर जस्टिस। प्री 19 बूढ़ा मजदूर। वो बेरोजगार बूढ़ा मजदूर अपनी उम्र, कुदरत और हालात से कशमकश कर रहा था। समाज, कानून और व्यवस्था के बोझ ने उसकी खुददारी और आजादी छीन ली। उसने किसानों का दरवाजा खटखटाया और उसे सिर्फ वहां भला आदमी मिला। वो सिर्फ मनुष्य में ही अच्छाई पा सका, न कानून में, न व्यवस्था में, बल्कि सिर्फ व्यक्ति में। रिचर्ड जेफरीज टू। गरीब मजदूर। और हम लोग जिन्होंने इसका अंजाम देने का बीड़ा उठाया, इस दुनिया में कुजात ही रहे। एक अंधी किस्मत, एक विराट निर्मम तंत्र ने काट छांट कर हमारे अस्तित्व का ढांचा निर्धारित कर दिया। हम उस वक्त तिरस्कृत हुए जन हम सबसे अधिक उपयोगी थे। हमें उस वक्त दुत्कार दिया गया जब हमारी जरूरत नहीं थी, और हमें उस वक्त भुला दिया गया
जब हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा हुआ था। हमें बीहड़ बंजर साफ करने के लिए, उसकी सारी आदिम भयंकरताओं को दूर करने के लिए तथा उसके विश्व पुरातन अवरोधों को छिन्न भिन्न कर डालने के लिए भेज दिया जाता। हम जहां भी काम करते वहां एक दिन एक नया शहर जन्म ले लेता, और जब ये जन्म ले ही रहा होता तब यदि हम में से कोई वहां चला जाता तो उसे बिना निश्चित पते का आदमी कहकर पकड़ लिया जाता और सिरफिरा आवारा कहकर उस पर मुकदमा चलाया जाता। चिल्ड्रन ऑफ दी डेड से पैट्रिक मैकगिल सीजे। नैतिकता उस शख्स के लिए नैतिकता और धर्म महज अल्फाज है जो जिंदगी चलाने के लिए नालियों में से मछली पकड़ता है और सर्द रात के ठंडे झोंकों से बचने के लिए गली में रखे बैरल्स के पीछे सिकुड़ जाता है। होरेस ग्रीले प्री 128 नोट। अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिज्ञ होरेस ग्रीले 1811 से 1872। भूख किसी हुक्मरां से ये उम्मीद की जाती है कि उसकी हुकूमत में कोई भी ठंड और भूख से पीड़ित न हो। आदमी के पास जब जिंदगी के लिए जरूरी मामूली चीजें भी न हो तो वो नैतिकता के मापदंड कैसे कायम रख सकता है। कोंको होशी, बौद्ध भिक्षु, जापान, 14वीं शताब्दी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो इसके अगले भाग को सुनने के लिए दास बुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण किताबों, साहित्यिक रचनाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ जुड़े रहिए दास बुक्स के साथ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए दास बुक्स के साथ।